मुनीब अली हाजिर है एक नए प्रोग्राम में। आज इंशाल्लाह मैं आपको मुलाकात करवाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सर मज़हर साहब। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। आपको मालूम है कि रावियंस टीवी बैलेंस एजुकेशन की बात कर रहा है, तो इसके हवाले से स्टूडेंटों के जो मसाइल हैं, ये इंग्लिश टीचर हैं, तो इंशाल्लाह इनसे जानेंगे। आपको पता है कि उस्ताद की क्या हैसियत है। उस्ताद दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जो कि बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि उस्ताद की तारीफ़ ये है जो रुके बगैर, थके बगैर, तनकीद सहकर हर मौसम में, हर हालत में अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए, लोगों की बातों की परवाह किए बगैर, रुके बगैर जो लोगों को तालीम देता है, और इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई छुट्टी नहीं होती। तो ये एक उस्ताद का मुख्तसर सा तारुफ़ है। बाकी का अहवाल जो है सर मज़हर साहब से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपना मुख्तसर सा तारुफ़ बताएं। पहले तो मैं ये रावियन टीवी की टीम और सर मुनीर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये एक मौका दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरे साथ ये बातचीत हुई। जी सर। आई एम मज़हर अली, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अब्दुल्लापुर फैसलाबाद। I had been professor at Government Islamia College for more than 20 years, and nowadays I'm at Government Graduate College Abdullahpur Faisalabad. Great. Sir, just tell me about your services, your past experiences. आपका जो पास्ट का तजर्बा है, कहाँ कहाँ आपने सर्विसेज की हैं? पास्ट के एक्सपीरियंसेस में आई हैव a lot of experience at different places. जी। First of all, तो soon after my master in English from Government College University nowadays, at that time it was Government College, तो इसमें मैंने 90 से 92 के सेशन में मास्टर किया था। ग्रेट। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया, फिर ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से मैंने चंद एक कोर्सेज़ किए, फिर मैं एडहॉक बेसिस पर यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में लेक्चरर अपॉइंट हुआ था। लेकिन उसके साथ ही फिर मेरी इधर आर्मी पब्लिक कॉलेजेस में पोस्टिंग आ गई, वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई। मैं कुछ वक्त गिलगित और आज़ाद कश्मीर में पोस्ट रहा, गवर्नमेंट इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस हैं वहाँ पर। फिर कुछ वक्त मुझे सऊदीया जाने का इत्तेफाक भी हुआ, मैं अब्रॉड चला गया। तो सर आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो था वो कैसा रहा सऊदीया में? सऊदीया में एक दमाम शहर है, वहाँ मेरा कुछ वक्त गुजरा है। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, मेरे करीबी दोस्त हैं, क्लास फेलो वहाँ होते हैं, मुनीर साहब, तो उनकी दावत पर मैं वहाँ गया। उन्होंने मेरे चंद एक विजिटिंग लेक्चरर्स रखे हुए थे, वहाँ कुछ इंटरव्यूज़ थे, कुछ लेक्चर्स थे। तो मैं तकरीबन कुछ वक्त 2 महीने के करीब वक्त जो था वो मेरा उधर दमाम सिटी में गुजरा है सऊदीया में। तो वहाँ के और यहाँ के जो एक्सपीरियंस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पर स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल्स के होते हैं, उनका मतलब एक्सपोजर बहुत वसी होता है, मल्टी कंट्रीज़ होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने वहाँ पर कुछ लेक्चर्स दिए थे। सही। सर आप से मेरा सवाल ये है कि इंग्लिश ये क्या है? ये आर्ट है, ये लैंग्वेज है, ये लिटरेचर है? Actually we are confused, so you just guide us how we can be better in English, how we can improve in English, how we can speak better, how we can understand it. ये क्या फ़लसफ़ा है? मिस्टर मुदीब, इसमें यह है कि हमने आज़ादी तो सो कॉल्ड हासिल कर ली जी, लेकिन हम मेंटली तौर पर शायद आज़ाद नहीं हो सके। यही वजह है कि हमारा जो इंक्लिनेशन है ना वो इंग्लिश की तरफ तो बहुत ज़्यादा है। जी जी। और उसकी एक बेसिक रीज़न यही भी है कि हमारा जो सारा एडवांस नॉलेज है, एडवांस लिटरेचर है, जो हमारा आप इवन यहाँ कोई भी प्रोफेशनल जो स्किल है, मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, कोई भी है, वो तो सारा इंग्लिश में है। क्योंकि वो लिटरेचर इंग्लिश में है, लिहाजा इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग तो हमारी एक मजबूरी है। लेकिन हमने बेसिकली इसको रीडिफाइन करना चाहिए कि ये इंग्लिश है क्या चीज़, जो कि हमने इनिशियल लेवल पे पढ़ाते हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, आर्ट है, सब्जेक्ट है, क्या है। जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया। अब मुझे ये बताएं कि हमारा बच्चा FA कर जाता है, उसके बाद BA कर जाता है, B.Ed कर जाता है, MA कर जाता है, फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल सकता और फिर भी वो इंग्लिश को लिख नहीं सकता। सम टाइम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो, इसमें क्या वजह है? इसमें वजह मुनीब ये है कि जब हम बच्चों को कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो हम इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, उनको बोलना नहीं सिखा रहे होते। राइट। पहली बात तो ये है कि जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, इवन नॉट विद एनीवन, इवन विद मी, कि हमारा 40 मिनट का पीरियड है, ये 50 मिनट का पीरियड है, हम वो 50 मिनट भी बच्चों के साथ इंग्लिश नहीं बोल रहे होते। जी जी जी। वी वेरी ऑफन यूज उर्दू और
इवन अदर लैंग्वेजेस। जी जी। लेकिन उसमें यह है कि हम बच्चे को बोलना तो सिखाते ही नहीं, लिहाजा वो सीखेगा कैसे या बोलेगा कैसे, ये एक अलग इशू है। सो यू थिंक दैट इज द बिगेस्ट फॉल्ट? अब उसमें यह है कि अगर हम बोलना उनको सिखाना चाहते हैं तो वो एक लैंग्वेज प्रोसेस है, वो एक आर्ट है, उसका सीखने का तरीकाकार सब्जेक्ट से मुख्तलिफ होगा। तो फिर सर उसके लिए तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा। उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन हमारा जो एम होता है ना, बच्चे को जब हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा मैट्रिक कर जाए या इंटर कर जाए, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये बच्चा एप्लीकेशन लिख सके। हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि बच्चे के सामने हम कोई चीज़ इलस्ट्रेट करें और उसको रीराइट कर ले। अच्छा। हम बोलने का तो हमारा पर्पज़ ही कोई नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो सो कॉल्ड ऑफिसेज हैं, जिनके अंदर हमारा क्लरिकल स्टाफ है, पुलिसमैन है, ये है सब कुछ, इनके अंदर इंग्लिश बोलने की ज़रूरत ही कहीं नहीं होती। लिहाजा हमारा लर्नर जो है वो इंग्लिश बोलने को अपना जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहा है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने गुजारिश की है कि एक है इंग्लिश लैंग्वेज, एक है इंग्लिश लिटरेचर, इसके अंदर फ़र्क है। अब इसका फ़र्क ये है कि जो लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट नहीं है। जब हम लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमें लैंग्वेज को ऐसे सीखना चाहिए जैसे हम आर्ट। लुक एट योर फर्स्ट एक्सपीरियंस है ड्राइविंग बाइसिकल। Yes, तो जब तक आप बाइसिकल पे खुद नहीं सवार होते आप चला नहीं सकते। So you can't drive. इसी तरह गाड़ी सीखना है। अब मैं यहाँ आपको नक्शा बना के सिखाता रहा हूँ, स्टीयरिंग ये वो सब कुछ आप नहीं चला सकेंगे। बिल्कुल। तो जब तक आप सीट पर नहीं आएंगे, गलतियाँ होंगी, तो बाई एंड बाई यू विल गेट बेटर। ये एक्सपीरियंस की और इस चीज़ की कमी जो है हमारे माशरे में मौजूद है। हम बच्चों को उस तरह की लैब में दाखिल ही नहीं करते जहाँ इंग्लिश ही बोलना चाहिए या इंग्लिश ही उनको सीखना चाहिए। अच्छा सर, सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि बच्चों को इंग्लिश बोलना आनी चाहिए? इसमें यह है कि जैसे आपने कहा कि वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इट डिपेंड्स अपॉन नीड। हमारा जो माशरा है ना वो नीड बेस्ड है। अच्छा। हमारे कोर्सेज, हमारा निसाब, हमारे सब्जेक्ट नीड बेस्ड हैं। हमारे लर्नर को पता चले ना इस सब्जेक्ट में हम मास्टर करें या बीएस करें तो हमारी जल्दी जॉब मिल जानी है, वो सारे उधर कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा नीड बेस, और हमारा जो तालिब इल्म है वो इल्म के लिए नहीं कॉलेज आता, याद रहे। हमारा तालिब इल्म एक पीस ऑफ पेपर के लिए कॉलेज आता है जिसकी ग्राउंड पर वो अच्छी जॉब हासिल कर ले। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है, नॉलेज तो टारगेट ही नहीं है हमारे लर्नर का। या हमारे जो टीचर्स हैं उनका टारगेट भी नीड बेस है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें ये होता है मेरे अजीज़ के, चूँकि मेरा डिफरेंट जगहों पर ये एक्सपीरियंस है। अब भी मैं मोर देन 20 ईयर्स इस पेशे में हूँ, बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। अब इसमें यह है कि मेरा लर्नर जो है जी उसका एक तो टारगेट सिर्फ ये है कि जो सवाल पर्चे में आना है ना सर, सिर्फ वही बताएं, उससे ज़्यादा कुछ ना बताएं जी। एक तो उसकी तमन्ना ये है जी। दूसरी बात ये होती है कि एक टाइम क्लासिफिकेशन है जी। अब हमने कोर्स इतने इकट्ठे कर दिए होते हैं। एक ही बच्चा जो बीएस इंग्लिश कर रहा है उसके लिए 8 सब्जेक्ट हैं, बीएस बीबीए कर रहा है उसके लिए 7-8 सब्जेक्ट हैं, जो विद इन 2 और 3 मंथ उसको कवर करने होते हैं। उसके बाद उसका इम्तहान आ जाता है। 2-3 महीने का सेमेस्टर होता है, 2 महीने का, 1.5 महीने का। अब उसमें यह है कि बच्चे के पास एक तो हमने एक ना वैरायटी सब्जेक्ट को इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट में डाल दिया है। सर मेरे ख्याल से तो एक रश की पोजीशन बना दी। इसमें हमें लुक आफ्टर करना चाहिए कि हर सब्जेक्ट को रिक्वायरमेंट और नीड्स के मुताबिक उसकी सिलेक्शन करनी चाहिए, उसके टॉपिक्स थोड़े करने चाहिए ताकि एक बच्चा जो अच्छी तरह पढ़ के उसको सब कुछ ज़हन नशीन करे। आपके कहने का मतलब यह है कि ड्यूरेशन जितनी है उसके मुताबिक टारगेट एजुकेशन हो। दूसरी बात यह है कि एक ये जो हमारा मीडिया या कंप्यूटर या ये मोबाइल वगैरह आ गया ना, इसने बच्चों को और सुस्त कर दिया है। याद रहे जब हम एमए इंग्लिश के स्टूडेंट थे तो हमें एक आध असाइनमेंट लिखने के लिए 6 किताबें पढ़ना पड़ती थी। अब आप बताएं कि जो आदमी 6 किताबें पढ़ेगा और फिर 4 या 5 पेज उसमें से लिखेगा, तो और एक बच्चा है जो सिर्फ बहुत बेस्ट होगा, और एक बच्चा जो गूगल पर सिर्फ वो टॉपिक लिखता है और उसके 4 पेज निकल आते हैं। जी। तो यहाँ आके नॉलेज नहीं है बल्कि वो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट है। हाँ, इम्तहानी रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। सही। अच्छा, तीसरी और आखिरी बात ये है मेरे अजीज़, मैं गवर्नमेंट के स्कूलों में गया हूँ, दूर दराज जो देहात में है कहीं भी हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जितना हिसास है ना, इतना इसको लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा। सही। फार फ्लंग एरियाज़ में हमारे बच्चे हैं तो वो आते हैं। अब स्कूल सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको 4 लफ्ज़ बता दूँ आप रट लें ये एजुकेशन है, ये नहीं। एजुकेशन की तारीफ ये है कि इट चेंज योर बिहेवियर। द चेंज इन बिहेवियर इज एजुकेशन। अब हमारे देहात में दूर दराज जो दरिया के किनारे इधर उधर गाँव हैं, आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे, बच्चे उसी तरह फटे पुराने कपड़ों में, लिबास में, ये वो। जब तक एक टीचर उनके अंदर उसके रवैये की तब्दीली ना नोट करवा दे और तब्दीली ना ले आए, वो एजुकेशनिस्ट नहीं है। बिल्कुल। अब उधर यहाँ हमारे टीचर हजरात पहुँचते भी नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं। 1 दिन गया, 2-3 दिन ना गया, और बच्चों के साथ हमने इस कैजुअल सा सलूक किया हुआ है। और इसमें इस शोबे को जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए, जितना इसको लुक आफ्टर करना चाहिए, जितना इस पर पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, हमने इदारों के बाहर लिखा होता है किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ। ये एजुकेशन आपकी रीढ़ की हड्डी है। आपके कौम और मुल्क का मुस्तकबिल ये लोग हैं। बिल्कुल, ये मुस्तकबिल हैं आपके बच्चे। जी जी। ये लुक एट योर। अच्छा सर, आप मुझे एक सवाल इसमें अब 1 मिनट सिर्फ मैं ख़त्म करने वाला हूँ। लुक एट योर फोर फादर्स वेयर दे आर।
वंस दे आल्सो हैड बीन लाइक यू, स्टूडेंट थे, यंग थे, बड़े हुए, अब वो नहीं रहे। तो यही चेंज हम में आने वाली है। अब हमारे बाद मुल्क और कौम का वारिस कौन बनने वाला है? ये बच्चे हैं जिनके मुस्तकबिल को हम संवारने की बजाय बिगाड़ रहे हैं। अब बच्चे हैं वो आके स्कूल में खेल कूद करके आधा 2 घंटे 4 घंटे बैठ के चले जाएं और कोई टीचर वहाँ मौजूद ना हो, तो ये कैसी अलमिया है? अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी लुक आफ्टर हो। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तो ये सिस्टम मौजूद है, वहाँ तो लुक आफ्टर है, टीचर नहीं आया तो उसका बाकायदा रिपोर्ट होती है। लेकिन जो फार फ्लंग स्कूल्स हैं वहाँ ये चीज़ नहीं है, वहाँ टीचर्स तादाद में अपॉइंटेड हैं लेकिन अमलन वहाँ काम नहीं हो रहा, और उन बच्चों का मुस्तकबिल डार्क होता जा रहा है जिन्होंने इस कौम को मतलब आगे लीड करना है। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक तो ये कि मेरा चूँकि इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैं फोकस इंग्लिश पर ही करूँगा। पहले तो ये कि ये जो टीचर्स हैं ना, आप अच्छा पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है, आपने अच्छा पढ़ा है, नंबर अच्छे ले लिए हैं, इसका माना ये नहीं कि आप अच्छा पढ़ा भी सकते हैं। पढ़ना अलग फ़न है, पढ़ाना एक अलग चीज़ का नाम है। बिल्कुल। आपको पढ़ने के बाद, आपकी सिलेक्शन करने के बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि ऐसे आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, ऐसे आप बच्चों के अंदर तरबियत पैदा करें। और ये नहीं कि एक दफ़ा ही हो जाए, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि ये चलता रहना चाहिए, हर 2-3 साल बाद। हर साल छुट्टियों में 1 आध महीना जो है वो उन प्राइमरी टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। हर साल 2-3 महीनों में, 1 आध महीने के अंदर छुट्टियों में ये कहीं एक गैप रखना चाहिए, उन टीचरों को वहाँ बुलाया जाए, अच्छे एजुकेशनिस्ट लोग वहाँ बुलाए जाएँ और टीचरों को जिस स्किल से अवेयर किया जाए कि आप कितना अहम जिम्मेदारी है कौम की जो आपके हाथ में है। बिल्कुल। वालिदैन बच्चे को कायनात में तख्लीक करने का मौजब बनते हैं, लेकिन इनको शख्सियत उस्ताद बनाता है। अच्छा सर, एक सवाल अब ये है कि जो वालिदैन, और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, वालिदैन, स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो गैप है, क्या ये हमारे बच्चों के फ्यूचर को डार्क करने की वजह तो नहीं? ये जो आप गैप की बात कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन गैप, जी जी, ये इसके देखें, आप बच्चे को जब स्कूल छोड़ाते हैं ना, जी जी, तो बच्चा वहाँ 3-4 घंटे गुजारता है। टीचर, स्कूल और स्कूल का माहौल ये बच्चे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इवन एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। अब इसकी मिसाल मैं आप ये देता हूँ, मेरी बेटी है वो 6ठी क्लास में पढ़ती है, 7वीं में। जब 6ठी में थी तो टीचर ने उसे जमा तफरीक सिखाई। अब जमा में हम यूनिट्स को पहले जमा करते हैं, फिर वो टेंस को जमा करते हैं। उसने टेंस को पहले जमा किया, फिर यूनिट्स में आ गई। अब मैं उसे बारहा समझा चुका हूँ कि आप बेटे ऐसे जमा, नहीं पापा मुझे मेरी टीचर ने ये समझाया हुआ है। यानी टीचर की कही हुई बात बच्चे के ज़हन पर ऐसे नक्श होती है। एक टीचर, जैसे वो कोरा कागज़ है, एक टीचर बोर्ड के सामने खड़े होके मुसलमान बच्चे को काफिर और काफिर को मुसलमान बना सकता है। इतनी पावर है इस टीचर की, इतनी पावर और अहमियत है, याद रखें। और दुनिया के हर अजीम इंसान के पीछे टीचर की कुर्बानी दाखिल है। बिल्कुल। अच्छा, सिवाय अंबिया के, क्योंकि वो गॉड बरह रास्त खुदा से रहने वाले। अब जो भी आपको अजीम शख्सियत मिलेगी वो रोल ऑफ टीचर को कभी इग्नोर नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली। तीसरी और आखिरी बात यह है कि जब टीचर इतनी इंपॉर्टेंस का हामिल है तो टीचर की ट्रेनिंग और उनकी तरबियत का भी तो रेगुलर एहतमाम होना चाहिए। सर लेकिन फैसिलिटीज़ का बताएं, जो टीचर्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर ये है कि टीचर की जो फैसिलिटीज़ है ना, मैं यहाँ आपके तवसत से एक बात अर्ज़ करूँ। एक दफ़ा लाहौर बोर्ड ने रिज़ल्ट अनाउंस किए और उसमें पोजीशन होल्डर्स को इनाम मिले। ये जो आज वज़ीर आज़म है ना, जो सुकत वज़ीर आला पंजाब था, शहबाज शरीफ, ये वहाँ गए, मैं वहाँ मौजूद था उस महफिल में। तो वज़ीर आला साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने पूछा, जो पोजीशन होल्डर थे उनसे पूछा कि आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं। हर एक ने तमन्ना की, किसने कहा मैं CSS करूँगा, किसने कहा मैं साइंटिस्ट बनूंगा, किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा। उन्होंने कहा मुझे अफसोस है कि यहाँ आप में से टीचर बनना किसी ने पसंद नहीं किया। अब मुझे वहाँ चूँकि मौका नहीं था और सवाल नहीं कर सका, मैं करना चाहिए था कि आप एक CS अफसर जो है CSS, उसकी तमाम मरात और तनख्वाह टीचर के साथ मंसूब कर दें, फिर देखिए लोग किधर जाते हैं। सही। आप एक ने प्रिविलेज तबका पैदा किया हुआ है, हर एक आदमी उधर देख रहा है। जब आप एक उस्ताद को, जनूबी कोरिया के अंदर मैं आपको दलील से कहूँ कि एक जो टीचर पहली दूसरी को पढ़ा रही है, PhD स्कॉलर से उसकी ज़्यादा तनख्वाह है। जो यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर्स हैं और PhD लोग हैं जो MA MSc को और PhD वगैरह को पढ़ा रही हैं, उनसे ज़्यादा तनख्वाह उस टीचर की है जो पहली दूसरी को पढ़ाती है। उन लोगों ने एजुकेशन को ऑर्गेनाइज़ किया है और वो अपनी मकामी कोरियाई ज़बान में एजुकेशन देते हैं। अब ये है कौमों का मेयार, टीचर की रिस्पेक्ट का ये आलम है। कई वाक़यात मौजूद हैं। ये इसका है ये जो सिकंदर आज़म का वाक़या कि ये एक टीचर के साथ सफ़र कर रहा है और आगे कोई दरिया है, उसको क्रॉस करना चाहते हैं, तो टीचर जो आगे जाने लगा है तो उसको रोक लिया जाता है। सिकंदर आज़म रोक लेता है कि नहीं आप रुकें ज़रा, अरस्तू शायद है, तो वो उसको रोक लेता है। वो कहता है पहले मैं जाऊँगा।
जब वो गया तो उसने पानी की गहराई को नापा, फिर उसने कहा सर आप आ जाएं, और चले गए। बाद में पूछा गया कि आपने ये क्यों किया? उसने कहा वो मेरा उस्ताद है, अगर मैं ज़ाया हो जाता तो वो कई रस्तू पैदा कर सकता था, अगर वो ज़ाया हो जाता तो रस्तू किधर से आते? बिल्कुल। तो बताने का मतलब ये है कि ये टीचर का और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है, और ये एजुकेशन की जो कौमों के अंदर अहमियत है, आज आपके मुल्क में क्या कुछ नहीं है, कितनी बदअमनी है, पॉलिटिकली कितना मतलब अनसर्टेनिटी सी है, और सब कुछ है। सवाल तो ये है कि हम उधर तो मुतवज्जे हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इन नौ न्याल आने कौम की अमली तरबियत के लिए वी आर नॉट वरीड। तो ये एक अलमिया है हमारे माशरे का, जिसके लिए गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, और जिसके लिए प्रॉपर ग्राउंड स्टाफ पर पहली दूसरी क्लासेस के लिए अच्छे टीचर का और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग का इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि नहीं होता हमारे। सर मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा। देखें, आप दुनिया में गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे, आपने बताया पाकिस्तान में 20 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस हो गया। जो मुझे एक बात फील होती है ना कि हम लोग सर तबकाती तकसीम में बटे हुए हैं, यहाँ तक के तालीम के अंदर भी हम तबकाती तकसीम में बटे हुए हैं। आप देख लें, मतलब कि जो टीचर्स हैं उनकी इज़्ज़त जैसे होनी चाहिए ना, जैसे दूसरे ममालिक में है वैसे नहीं है। मतलब ये तो आपने जो मरात बताई हैं वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बहस है। आप भी तो उसी दौर से गुजर के आए हैं, आप अपने टीचर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ है, उनको पता ही नहीं है कि हमारे टीचर्स क्या हैं। ये वाक़या 1984 का है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्योट में मैं 10वीं का तालिब इल्म था, 83 का। गवर्नमेंट हाई स्कूल चिन्योट जो अब भी मौजूद है लारी अड्डे के साथ, वहाँ पर मैं तालिब इल्म था, मेरा मैट्रिक वहाँ से है। जी। तो हाजी मुनीर साहब एक हमारे उस्ताद होते थे जी, अल्लाह ताला उनको खलीक रहमत करे, इंतकाल फरमा गए। वो हमारे उस्ताद थे, और उस वक्त चंद एक बच्चों के पास साइकिल होती थी, ज़्यादातर हम पैदल जाते थे जी। लेकिन आप यकीन माने कि अगर हमारा उस्ताद पहले स्कूल से बाहर निकला है और वो पैदल जा रहा है, तो पीछे कोई साइकिल पे आया या पैदल आया है, उस्ताद को क्रॉस नहीं करता था। अल्लाह अकबर। साइकिल वाला नीचे उतर जाता सर था। ये तरबियत थी। हाजी साहब जा रहे हैं, साइकिल वाला आ रहा है, वो हाजी साहब को देख के नीचे उतर जाता था। हम पैदल जा रहे हैं, हम हाजी साहब के बराबर नहीं चल सकते थे, हम पैदल चलते तो थे। सर लेकिन आप उनके लोगों पीछे को थे। किसने ये बात बताई अच्छा, थी? अब- किसने सिखाई थी? अब इधर मैं आ रहा हूँ, अभी आप ये बात समझते हैं। एक तो ये कि जब आप अपने पेशे में पुरखुलूस होते हैं ना, तो वो खुलूस ज़ाया नहीं होता। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये होती है कि देखें ना, मैं अगर खुलूस से कोई काम कर रहा हूँ ना, तो वो मेरा खुलूस नज़र भी आएगा कि इसने खुलूस से काम किया है। और दूसरी बात ये कि जब आप खुलूस से किसी की तरबियत करते हैं ना, सूनर और लेटर वो रियलाइज़ ज़रूर करता है कि इस शख्स ने मेरे साथ खुलूस से काम किया हुआ है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जहाँ सियासत उस वक़्त की थी, अब आप यकीन माने कि मैं अपने वालिद साहब से मैंने सुना है कि जब वो गवर्नर पंजाब पर गए, उधर गवर्नर पंजाब साहब के ऑफिस में गए किसी काम के ज़रिए, तो उनकी टेबल पर 2 टेलीफोन थे। ये सून आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो वहाँ गए तो 2 टेलीफोन टेबल पे पड़े हुए हैं। एक टेलीफोन है जिसके बिल वो अपनी ज़ाती पॉकेट से अदा करते थे, किसी दोस्त को फ़ोन करना है तो वहाँ से करेंगे, और एक फ़ोन है जो सरकारी बिल अदा होता है और वो सरकारी काम के लिए यूज़ होता था। सियासत में अब ये मकाम है? बिल्कुल नहीं। जब आपके दीगर सारे शोबे, मेडिकल भी, इस तरह सियासत भी, सब कुछ एक मादा प्रस्ती की लपेट में आ गए, तो टीचर इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी। एब्सोल्युटली। वो उससे अलहदा नहीं हो सकता। देखें, एक टीचर ने फिर डॉक्टर के पास भी जाना है, टीचर ने बस में सफ़र भी करना है, उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ज़रूरियात भी हैं। जब आपने बाकी सारे शोबों को मादा प्रस्ती की लपेट में लिया, तो टीचर अपने वो खुलूस का जो रिश्ता था बच्चों के साथ, वो बरकरार नहीं रख सकता। वो रख नहीं सकता, उसकी मजबूरी बन गई। नहीं रख सका। अब उसमें ये हुआ कि वो भी एक जो हमारा टीचर पेशा था, जो सिर्फ खुलूस पर बेस करता था और जिसकी एक रूहानियत थी एक तरबियत के अंदर, वो भी एक मशीनी पेशा बन गया। वो एक समझे कि एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया, वो रूहानी मिशन ना रह सका। अब उस पर सबसे ज़्यादा आप यकीन माने, जब मैं तालिब इल्म था तो गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ने को लोग तरजीह देते थे, ये प्राइवेट स्कूलों का कोई रुझान नहीं था। ये 80 के बाद ये एक सिनेरियो चला ना प्राइवेट एजुकेशन डेवलप होने का, ये प्राइवेट इदारे बनते चले गए और इसको यही लोग प्रमोट करते गए, और अलविया ये हुआ कि जो प्राइवेट इदारों के ऑनर होते थे वही मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी होते रहे। लिहाजा उन्होंने गवर्नमेंट के सेक्टर में एजुकेशन को महदूद। अब आप ये सुनकर हैरान होंगे कि मेरे कॉलेज में सेशन अगस्त में शुरू हुआ है, अगस्त में मैंने फ़र्स्ट ईयर दाखिल की है और मेरे पास स्टाफ कोई नहीं था, और स्टाफ जाके मुझे नवंबर में मिला है। अब आप बताएं कि 2-3 महीने बच्चे क्यों बिला वजह आएँ और बैठ के चले जाएं जब पीरियड ही कोई नहीं हो रहा। बिल्कुल। प्राइवेट इदारों में ये नहीं होता। जी जी। तो गवर्नमेंट ने हमारी ज़रूरियात के मुताबिक, एक तो ये है कि जहाँ कॉलेज स्कूलों में सीटें खाली हैं उनको फ़ौरन एडवर्टाइज़ करना चाहिए। सीटें तो हैं ऑलरेडी, बजट को प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उनको एडवर्टाइज़ करना चाहिए, स्ट्रेंथ पूरी करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लानी चाहिए। आखिरी बात सिर्फ ये है कि जब आप मेहनत वहाँ करेंगे जब आप ज़हनी तौर पर मुतमिन भी होंगे। जब आप मुतमिन ही नहीं है तो मेहनत कैसे होगी?
अब मैं आखिर में ये गुजारिश करूंगा कि जब आप टीचर को मुतमिन करेंगे तो टीचर भी इंशाल्लाह आपको वो प्रोडक्ट देगा। ठीक है। जब अगर वो जैसे टीचर नहीं रहे जो पहले थे तो उस जैसे स्टूडेंट भी नहीं रहे। बिल्कुल। अब इस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को मुकद्दस बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम देखें एक टीचर सिर्फ मिशनरी कैसे काम करे, उसके साथ तो उसकी फैमिली भी है, उसके साथ उसकी दीगर रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब उसने बाहर भी जाना है, सारे काम काज हैं। जब बाहर हर शोबा उसे करप्ट मिलेगा और मादा प्रस्ती की दौड़ में मिलेगा तो टीचर भी तो एक सोसाइटी का फ़र्द है ना। अब मेरी सिर्फ अरबाब इक़्तिदार से और इख्तियारात वाले हजरात से ये गुजारिश होगी कि ये जो सीटें हैं सेंक्शनड हैं, आप उनको एडवर्टाइज करें कॉलेजेस में, स्कूलों में, और ग्रास रूट पर एजुकेशन की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फंडामेंटल रिफॉर्म्स चाहिए। ठीक है। और फिर एक तरबियत और ट्रेनिंग का प्रोसेस है जो टीचर के साथ थ्रू आउट सर्विस करते रहना चाहिए। मिलिट्री में ये होता है, हर 1 साल के बाद उनकी ट्रेनिंग आ जाती है, हर 2 साल के बाद उनकी ट्रेनिंग पीरियड आ जाता है। इवन वो अप टू डेट रहते हैं। ये हम एक दफ़ा टीचर को इंडक्ट कर देते हैं, लो जी आप टीचर हैं, आप 6वीं 7वीं को पढ़ाएंगे, और थ्रू आउट लाइफ हमने कभी आपसे पूछा ही नहीं है कि आपने कैसा पढ़ाया है, क्यों नहीं पढ़ाया, यानी कि वैल्यूएशन नहीं, कोई जजमेंट नहीं। अच्छा सर, उसमें ये होता है कि ये जो जैसे बाकी चीज़ें बदल गई है ना, अब देखें ना कंप्यूटर के दौर ने आपको मशीनी दौर में दाखिल कर दिया है। एजुकेशन हैज़ आल्सो चेंज्ड। एजुकेशन, इसके प्रोस्पेक्टिव्स, इसके मेथड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बदल चुके हैं। सही। सर आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी यूथ को और उन तमाम देखने वालों को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं, बच्चों को, ख़ास तौर पर स्टूडेंटों को, कि वो कैसे? मिस्टर मुनीब, बात सिर्फ ये है कि मैं पैगाम क्या दूं, मैं सिर्फ आपके इस यहाँ तक पहुँचने और मुझे ये मौका देने पर तो आपको मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मैं सिर्फ एक शेर बताऊँगा आपको। अल्लामा इकबाल ने एक मौके पर कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यहाँ मकाम फ़िक्र ये है कि अल्लामा इकबाल ने वहाँ हर फ़र्द कहा है, हर मर्द नहीं कहा। बेशक। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, तो यहाँ पर मर्द नहीं कहा गया बल्कि हर फ़र्द कहा गया। लिहाजा मेरी तमाम नौजवान स्टूडेंट्स, मेल फीमेल, सबसे दरख्वास्त यही होगी कि आप शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। जो आपका रिस्पेक्टिव फील्ड है, जो आपकी रिस्पेक्टिव ज़िम्मेदारी है, कौम का और मुल्क का दर्द महसूस करते हुए आप उसे ऐसा तरीके से अदा करें। ये एक वाक़या मैं आपको बताऊँ, ज़ियाउल हक चले गए ईरान। ज़ियाउल हक यहाँ फ़ौजी हुक्मरान थे जी माजी करीब में, वो ईरान चले गए। खुमैनी वहाँ इनकलाब ले आया था, इमाम खुमैनी, उससे मिले। उसने कहने लगे कि या हज़रत आप मुझे कोई तरीका बताएं, मैं अपने मुल्क में इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ। किताब में ये वाक़या लिखा हुआ है, एजाजुल हक ने लिखा है किताब में जी। अब मैं अपने मुल्क में इनकलाब लाना चाहता हूँ, ये इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ, मुझे कोई तरीका बताएँ। खुमैनी ने पूछा कि आपके कद कितना है? उसने कहा जी 5 फुट कुछ इंच। और उसने कहा आपके मुल्क का रकबा कितना है? वो 96 लाख मुरब्बा मीटर किलोमीटर है, बताया उसने। उसने कहा डियर, आप अपने 5.5 फुट पर इस्लाम नाफिज कर दें, मुल्क में अपने आप नाफिज हो जाएगा। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त जुमला। और मेरे अजीज़, सिर्फ मेरा ये है कि मेरी नौजवान तबका जो है वो कौम और मुल्क की नब्ज़ पे हाथ रखे। आज हर तरह पॉलिटिकल अनरेस्ट मौजूद है, मुल्क कर्ज़ों की दलदल में फंसा हुआ है, हर कहीं अफरा तफरी का आलम है, अफरात ज़र बढ़ रहा है, महंगाई का रुझान है। शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की ही शम्मा जलाते जाते। अपने मिशन से मुखलिस हो जाएं, अपनी एजुकेशन से मुखलिस हो जाएं, और जो ज़िम्मेदारी मुल्क, कौम या हुकूमत आपके ज़िम्मे लगाए, आप उसको ऐसे अदा करें कि उसके लिए आप ही मौजूद तरीन फ़र्द हैं, या वो ज़िम्मेदारी सिर्फ आप ही के लिए थी, इससे बेहतर को अदा नहीं कर सकता था। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने बहुत ही कीमती वक्त दिया। और दूसरी बात यह है सर, माशाल्लाह आपका एमफिल कंप्लीट हो गया और पीएचडी भी कंप्लीट होने के करीब है बिल्कुल। हाँ, अभी तो इंशाल्लाह उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यानी जो पीएचडी का सफ़र था वो कैसा लगा? उसके बाद इंशाल्लाह आपके नेम के साथ डॉक्टर लग जाएगा। अब इसमें सर ये है कि ये जो मास्टर तक की क्वालिफिकेशन है वो तो सो कॉल्ड ऐसे ही है जैसे कॉलेजेस में चलती रहती है जी। तो उसके बाद जो एमफिल का प्रोसेस होता है, ये मैंने रफ़ा इंटरनेशनल से एमफिल किया था 2014 में। तो उसमें सर ये है कि 2-3 दिन क्लासें होती हैं, और 2-3 दिन के अंदर क्लासों में आपको बाकायदा पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि एक लाइन ऑफ एक्शन दी जाती है कि लो जी ये काम है, ये राइटर्स हैं, आप पढ़ के आए और उसके बारे में आपसे सवाल जवाब होगा। तो उसमें ये होता है कि बाकी क्लासों तक तो पढ़ाया जाता है, वहाँ पढ़ाया नहीं जाता, जस्ट एक लाइन ऑफ एक्शन दी जाती है कि ये काम करें। और पीएचडी जो इससे कदर मुख्तलिफ है कि उसके अंदर आपने कोई नई चीज़ पेश करनी है, किसी नई राइटर पर आपने अपनी थेरीज रिसर्च देना होती है। उसमें एक मतलब एक रिसर्च पहलू ज़्यादा है, और उसमें बाकायदा स्टडी वाला प्रोसेस कम है। उसमें आप ये कि एक राइटर शेक्सपियर को आप पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसके ऊपर ही आपको नई रिसर्च ले आते हैं।
तो वो फिर वो एवेल्यूशन होती है, उसका थीसिस बाकायदा जाता है, फिर उसको आप डिफेंड करते हैं। तो ये एक पीएचडी का प्रोसेस रिसर्च बेस्ड ज़्यादा है, यानी बाकायदा जो क्लासरूम है वो कम है, बल्कि रिसर्च बेस्ड ज़्यादा है। सर कोई ऐसी बात ज़िंदगी में जिस पे आपको कोई रिग्रेट हो? कोई सर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तो कोई बात नहीं है, अलबत्ता सिर्फ ये है कि जब आप मेरिट की नफ़ी करते हैं ना तो वो टैलेंट मर जाता है। एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है, मैं एक इंटरव्यू में शामिल था एक स्कूल के अंदर, तो वहाँ इंटरव्यू हो रहे थे, ये मैं तफसील से नहीं बता सकता, कुछ थोड़े से पॉलिटिकल मुझे मजबूरियाँ हैं, मैं चुप हूँ कि लब पे है रिवायात का पहरा। अब उस स्कूल में मैं इंटरव्यू कर रहा था, गवर्नमेंट का वो इदारा था, गवर्नमेंट ने मुझे इंडक्ट किया था कि इंटरव्यू करें, तो काफ़ी अरसे की बात है। तो उसमें मैं जब मेरिट देख रहा था तो एक बच्चा बड़ा शाइनिंग था, बड़ा मतलब होनहार था, उसने इंटरव्यू में अपने आप को अच्छा प्रेजेंट भी किया, मुझे भी बड़ा सेटिस्फाई किया। लेकिन जो मेरे साथ बाकी चंद एक दोस्त थे जिनके पास भी नंबर थे, तो उन्होंने मुझे भी मजबूर बना दिया कि आप इस बच्चे को नहीं रखेंगे, हमने इस बच्चे को रखना है। तो जब आप ये काम करते हैं ना, तो इस पर मुझे मायूसी ये होती है कि वो जो टैलेंट आ रहा होता है ना, और जिस टैलेंट ने जाके सही मानों में कौम और मुल्क की खिदमत करना होती है, ये हमारा सवारिश कल्चर उसको रद्द कर दे तो ये बहुत बड़ा मुल्क के लिए अलमिया हो जाता है। तो टैलेंट की अप्रेशिएशन, यहाँ मेरा दोस्त है वो पीएचडी करके आया है कोरिया से, और माशाल्लाह बड़ा स्कॉलर आदमी है। जब मैं उसका इंटरव्यू कराने गया सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ एक साहब थे, नाम मैं नहीं लेना चाहता, ज़रा थोड़ा सा इसको पर्दा ही रहे, तो वो कहते जी आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, आप बड़े टैलेंटेड ज़हीन है, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी फैमिली के आदमी को सेट करना है। अब यहाँ जब तालीमी इदारों में ये चीज़ आप ले आते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो टैलेंट मर जाता है। अब वो शख्स मुल्क ही छोड़ के चला गया, जब यहाँ ये आलम है तो फिर वो क्यों काम करेगा? तो ये चीज़ मुझे इस पर रिग्रेट होता है कि हम काश मेरिट को जैसे हम कहते हैं वैसे उस पर अमल भी करें। सर बातें बहुत हैं और आपसे जिगर शोबों में लोअर लेवल पर हर कहीं जो है वो एक सिफारिश और इसका कल्चर जो है वो बड़ी तेज़ी से टैलेंट को ख़त्म कर रहा है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम काश ऐसा ना करें, सही ज़हीन और हकदार शख्स को उसका हक मिले। ये हमारा एक अलमिया है कि जो नहीं हो रहा, और मैंने काफ़ी करीब से इसको देखा है, तो इस पर मुझे ज़्यादा अफसोस होता है। सही। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ मौजूद थे सर मज़हर साहब, बड़ी तफसील से बात की, कौम का दर्द रखते हैं, बच्चों के हवाले से, टीचर्स के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, कौम के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से जो इन्होंने आइडियाज़ दिए, हम इनके मशकूर हैं। ये एक उस्ताद हैं, 20 साल से ज़ायद इन्होंने सर्विस की है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बनाएं। अगर टीचर हैं तो आप ज़िम्मेदार बने, अगर पेरेंट्स हैं तो ज़िम्मेदार बने। हर शख्स अगर अपना रोल प्ले नहीं करेगा तो हम कभी भी खुशहाली की तवक्को या तमन्ना नहीं रख सकते। आखिर में इकबाल के चंद अशार के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। जैसा कि मज़हर साहब ने बताया कि उस्तादों का जो पेशा था ये एक रूहानी, एक मिशनरी काम था। मजबूरियों ने इतना तंग किया कि वो जो मिशन था वो पीछे रह गया, कहीं बहुत दूर रह गया, और हम बहुत आगे निकल गए थे। वो भी दिन के खिदमत उस्ताद के इवज़ जी चाहता था हदिया दिल पेश कीजिए। बदला ज़माना ऐसा कि लड़का पसंद सबक कहता है मास्टर जी बिल पेश कीजिए। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।